स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनीषा। लास्ट लेक्चर में हम कोलिजन के डिफरेंट पार्ट्स कर रहे थे, ठीक है। हमने कोलिजन के लिए एक एक्सप्रेशन किया था इलास्टिक कोलिजन के लिए। अब हम करेंगे इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि इसमें 3 एक्सप्रेशन हैं, जिसमें से एक एक्सप्रेशन मैंने लास्ट लेक्चर में कराया। अब हम करेंगे नेक्स्ट 2 एक्सप्रेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप साथ के साथ कीजिए। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन 4 perfectly inelastic collision in one dimension। ठीक है, आप कैसे करोगे? सेम ऐसी थियोरी है जैसे उसमें करी थी। मास m1 मूव विद वेलोसिटी u1, देन m2 मूव विद वेलोसिटी u2, ठीक है। अब इसमें इनइलास्टिक कोलिजन के लिए एक्सप्रेशन नहीं होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए वन डायमेंशन में आता है। वो क्या होता है बेटा? इनइलास्टिक कोलिजन परफेक्टली में क्या होता था, कोई भी एक बॉडी है मास, ठीक है, मास m1 वाली बॉडी है, ठीक है, वो कोलाइड करती है किसी भी सेकंड बॉडी से, देन वो उसी में एम्बेडेड हो जाती है और मूव करती है एक सिंगल बॉडी की तरह। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा m1 और m2 क्या होगा? कोलाइड, देन m1 और m2, ठीक है, मास है, और वो क्या कर देंगे बेटा एक ही एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करेगी। तो सिंगल बॉडी की तरह मूव करेगी तो वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगी? v। तो मैं क्या यहाँ लिख सकती हूँ, अगर मेरी यहाँ पे u1 थी, u2 वॉज एट रेस्ट, देन u2 इज इक्वल टू 0, u1 ग्रेटर देन u2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुई? ये बिफोर कोलिजन, ये कौन सा केस है? कोलिजन। और ये आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इनइलास्टिक कोलिजन में मैंने क्या बताया था कि लीनियर मोमेंटम तो होता है कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम होता है कंजर्व्ड, बट मेरी काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? लॉस हो जाता है। वो क्या नहीं होती? इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में मेरी लॉस होता है और वो क्या नहीं होती? कंजर्व नहीं होती। और लीनियर मोमेंटम मेरा क्या होता है? कंजर्व्ड होता है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे बेटा? अब देखो, सेम वही स्टेप्स है। उसमें क्या किया था हमने? बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम लिया था। तो यहाँ पे बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, और आफ्टर कोलिजन मेरा मोमेंटम क्या होगा बेटा? आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा मेरा m1 प्लस m2। टोटल मास मेरा दोनों बॉडी जब एम्बेडेड हो जाएगी देन m1 प्लस m2, एंड मेरा फाइनल कोलिजन क्या हो जाएगा? आफ्टर कोलिजन मेरा मोमेंटम क्या होगा? m1 m2 v, ठीक है। एज मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक, कंजर्व्ड इन परफेक्टली इन इलास्टिक, inelastic collision, then can I say before collision जो मेरा मोमेंटम है वो ही मेरा इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन मोमेंटम से। then can I write m1 u1 प्लस m2 u2 क्या होगा? m1 प्लस m2 v, ठीक है। यहाँ से मैं v की वैल्यू निकालती हूँ तो m1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। If this is equation my first and this is my second equation, ठीक है, तो मेरी v की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है? v इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 सॉरी, ओके। तो यहाँ से अब देखो बेटा, अब क्या होता है? बिफोर कोलिजन मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कोलिजन अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी है E1, अगर वो है बेटा तो क्या होगी? हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर कोलिजन मेरी काइनेटिक एनर्जी अगर E2 है वो क्या हो जाएगी बेटा? हाफ ऑफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, ओके, क्योंकि वेलोसिटी मेरी v है, मास मेरा m1 प्लस m2 है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है बेटा? इसमें क्या होता है? एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड और लॉस हो जाता है एनर्जी का। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पे? शुरुआत में मेरी जब ऐसे होती है, ठीक है, कोई भी बोल गई, फिर वो ठप्पा खा के उसकी हाइट कम हो जाती है, तो क्या होता जा रहा है? लॉस।
ठीक है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, अब देखो बेटा, जब मेरी सबसे ज्यादा हाइट थी, ठीक है, जब मेरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी, फर्स्ट टाइम मैंने वेलोसिटी बहुत ज्यादा दी, उसकी वेलोसिटी फिर क्या होती जाती है, कम, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, कम, तो लॉस क्या हो जाएगा, जो मेरी फर्स्ट इनिशियल थी माइनस फाइनल, E1 माइनस E2। ओके, तो यहां से क्या करेंगे बेटा, अब E1 मेरी क्या है, हाफ ऑफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ M2 U2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ M1 प्लस M2 V स्क्वायर। ओके, ये मेरी इक्वेशन क्या आई, थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, V स्क्वायर, क्या मैं यहाँ से फर्स्ट जो मेरी सेकेंड इक्वेशन है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन थी, क्या मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ यहाँ पे V की, तो मेरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हाफ ऑफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ M2 U2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ M1 प्लस M2, और V स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, M1 U1 प्लस M2 U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 स्क्वायर। एक डिग्री से मेरी एक, यहाँ पे थी डिग्री 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कट के यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ ऑफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ M2 U2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ M1 U1 प्लस M2 U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ओके, अब अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो यहाँ पे देखो हाफ ऑफ M1 U1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ M2 U2 स्क्वायर, एज मेरी क्या थी यहाँ पे, U2 मेरा था 0, तो ये टर्म हो जाएगी मेरी 0। ठीक है, क्योंकि मेरी शुरुआत में क्या था, U1 था और U2 था मेरा 0, देन यहाँ से मेरा क्या आएगा, हाफ ऑफ M1 U1 प्लस हाफ ऑफ M2 U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा क्या था बेटा, U2 था मेरा 0, तो ये टर्म भी रिड्यूस होके क्या बच जाएगी, हाफ ऑफ M1 U1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ M1 U1 M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ओके, अगर मैं हाफ कॉमन लेती हूँ, हाफ कॉमन लिया, M1 U1 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ से क्या आएगा, हाफ ऑफ M1 U1 स्क्वायर मल्टीप्लाई M1 प्लस M2 माइनस M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 और M2 की मैं अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर प्लस M1 M2 U1 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब देखो M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर से ये टर्म हुई कैंसिल आउट, देन इट विल रिड्यूस टू हाफ ऑफ M1 M2 U1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो मेरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, यहाँ से E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था मेरा काइनेटिक एनर्जी, इसमें हम मेन निकालते लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर फर्स्ट में आपसे पूछेंगे तो फर्स्ट में पूछते हैं कि आपसे जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और उसके साथ पूछ लेते हैं फिर वेलोसिटी और स्पेशल केसेस। ठीक है, इस वाले केस में आप लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं। और एक और हमारा केस आता है, हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब आता है सिर्फ डायग्राम पूछता है, इसमें आपके सिलेबस में सिर्फ डायग्राम है, पूरा एक्सप्रेशन नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने किया है कि आपने काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस है वो निकालना है। अब इसमें जो आपका आता है थर्ड वन, इसमें आता है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, इसमें बेटा सिर्फ आपका सिंपली
एक्सप्रेशन है, आपको डायग्राम बनाना होता है, 3 मार्क्स में ये आता है अगर एग्जामिनर पूछता है। इसमें आपका पूरा एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। आपके कोई भी ये जो मैं आप डायग्राम बनाऊंगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ऐसे ही करेंगे। कोई भी बॉडी ए है हैविंग मास m1 एंड मूविंग विद वेलोसिटी u1। कोई भी एक बॉडी है b हैविंग मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2। देन इसमें क्या होगा बेटा, अगर u1 है मेरा ग्रेटर देन u2 तो मेरा कॉलिजन होगा a और b में। आफ्टर कॉलिजन स्ट्रेट लाइन जानी थी, ये क्या हुई बेटा, यहाँ पे ए बॉडी स्कैटर हो गई और यहाँ पे बी बॉडी स्कैटर हुई। इन्होंने फॉर्म किया एंगल यहाँ पे θ1, इसने फॉर्म किया एंगल θ2। ये वेलोसिटी v1 से मूव करने लगी, ये वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन v2 से मूव करने लगी, ठीक है। आप ये सारी थियरी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट आपको पता है, इसके बाद क्या होता है, कंपोनेंट्स आपको पता है θ1 और θ2 है, ठीक है। तो ये है कंपोनेंट्स क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, ठीक है। थीटा के जो साथ वाला होगा ये क्या हो जाएगा, v1 cos θ1 एंड अवे फ्रॉम इट विल बी v1 sin θ1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा v2 cos θ2 और ये v2 sin θ2। ये है बेटा मेरा बिफोर कॉलिजन, ये है मेरा कॉलिजन और ये है मेरा आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो आप इसमें थियरी ऐसे ही लिखेंगे, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग masses m1 and m2 respectively are moving with velocity u1 and u2 respectively, then if u1 is greater than u2, जो मैं बोल रही हूँ आपको वो लिखना है, ठीक है। if u1 is greater than u2 then they will collide, ठीक है। after collision they will scatter in 2 dimensions, ठीक है। a scatter with θ1 from mean position, ठीक है, from a straight line and b scatter from θ2, ठीक है, with velocity v2 and v1, ठीक है। आप v1 velocity a की मेरी a बॉडी की और v2 velocity है b बॉडी की। देन v reduce to components, ठीक है। then components will be v cos θ1 and v sin θ1 and second one is v2 cos θ2 and v2 sin θ2। इसके बाद कैसे करेंगे बेटा, कंजर्वेशन करेंगे हम, कंजर्वेशन of linear momentum along x axis, ठीक है। तो कंजर्वेशन करेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 और देखो मेरा क्या होएगा, इसमें हो जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या होगा m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। कंजर्वेशन मेरा ये हो जाएगा। और अलोंग y एक्सिस मेरा कंजर्वेशन क्या होगा बेटा, इसमें सिर्फ कंजर्वेशन पूछते हैं लीनियर मोमेंटम्स की और काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। तो अलोंग y एक्सिस मेरा हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 sin θ1 प्लस m2 v2 sin θ2, ठीक है। ये मेरा कंजर्वेशन हुआ बेटा, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के अलोंग मेरा यहाँ पे वेलोसिटी थी v1 cos θ1 एंड v2 cos θ2, ठीक है। तो मेरा मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे a बॉडी के लिए और यहाँ पे m2 से मल्टीप्लाई करके b बॉडी के लिए, ठीक है। तो कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस आपने लिखा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2 और अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा m1 u1 प्लस m2 u2 और जो मेरे कंपोनेंट्स है y एक्सिस के अलोंग वर्टिकली, तो आपने यहाँ से किया m1 u1 sin θ1 एंड m2 v2 sin θ2, ठीक है। तो कंजर्वेशन आपको पता है कि बिफोर और आफ्टर कोलिजन क्या होता है सेम, क्योंकि हमारे इलास्टिक कोलिजन में हमारी मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी बोथ विल बी कंजर्व्ड। तो हम करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है, एज काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो कंजर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा फर्स्ट क्या हो जाएगी m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2
v2 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी वो v1 और v2 से ही कर रहा है, वो तो कंपोनेंट्स थे। तो यहाँ से मेरी जो कोफिशिएंट इसकी कंजर्वेशन आ जाएगी वो आएगी m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया मेरा फाइनल आया कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो आप तो इसमें एक्सप्रेशन सिर्फ इतना ही पूछते हैं, वेलोसिटीज की वैल्यूज आपसे पूछेंगे इलास्टिक कोलिजन में, लॉस पूछेंगे आपसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के केस में, और इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में सिर्फ आपसे पूछते हैं बेटा कि जो मेरे आप ये सिर्फ कंजर्वेशन की इक्वेशंस बनाइए। ठीक है, तो आपको ये तीनों केसेस हो गए हैं। तीनों केसेस में से एक मस्ट होता है कि आएगा ही आएगा। इसके बाद एक छोटी सी रिलेशन है बेटा, वो आपने पढ़ी होगी, है मास आइंस्टीन। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, तो मास इसकी होती है, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, और रिलेशन होती है बेटा E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये क्या है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। ये सिर्फ फॉर्मूला होता है, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स। इसी टॉपिक पे जो हमने किया है इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया आपका, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगी मैं इसमें, और सारे जो टॉपिक्स है उनके न्यूमेरिकल्स मैंने साथ के साथ कराए हैं। तो ये देखो, a 16 kg block moving on frictionless horizontal surface with a velocity of 4 meter per second compressed an ideal spring and comes to rest if the force constant of the spring be 100 न्यूटन पर मीटर। देन इसमें पूछा आपसे हाउ मच द स्प्रिंग इज, देन हाउ मच द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कोई भी एक 16 किलोग्राम ब्लॉक है जो मूव कर रहा है ऑन अ फ्रिक्शनल हॉरिजॉन्टल सरफेस, वेलोसिटी उसकी गिवन है मुझे 4 मीटर पर सेकंड, कंप्रेस किया है बेटा, कंप्रेस वाला किया है। ठीक है, किसी कंप्रेस कैसे करते थे, किसी भी एक डिस्टेंस तक। ठीक है, मैंने कोई भी एक जैसे एक स्प्रिंग था यहाँ पे, ऐसे मीन पोजीशन मैंने ऐसे ऐसे कराई थी मास, अगर मैं इसे कंप्रेस करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और जो ये मेरा मीन पोजीशन से यहाँ तक की है x, ये मेरी क्या डिस्टेंस है जिससे मैंने कंप्रेस किया। ठीक है, वेलोसिटी मैंने किससे कंप्रेस किया बेटा, v यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, और m मुझे गिवन है 16 kg। ठीक है, और मेरी डिस्टेंस क्या है x, मुझे निकालने क्या है। ठीक है, k मेरा गिवन है, मुझे k क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये मुझे गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो मुझे निकालना हाउ मच द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, इट मीन्स मुझे डिस्टेंस निकालनी है कि किस डिस्टेंस तक ये है। वेलोसिटी अब मुझे पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा फोर्स है, जो मेरा वर्क डन है, वो मेरा यहाँ पे किस में होगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, दैट इज हाफ ऑफ एम। जो मेरी वेलोसिटीज होंगी यहाँ पे, सॉरी एनर्जीज मेरी क्या होंगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर और हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग के उसमें पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो मुझे पता है एक्स की वैल्यू निकालनी है, एम मुझे गिवन है, वी मुझे गिवन है, के मुझे गिवन है, तो क्या मैं इस रिलेशन से मेरी एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ, हाफ से हाफ होगा कैंसिल आउट, देन एम वी स्क्वायर विल बी के एक्स स्क्वायर। ठीक है, एम मेरा कितना बेटा 16 kg, वी कितना है मेरा 4 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, वी स्क्वायर है, के कितना है मेरा 100, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा,
एक्स स्क्वायर विल बी 16 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100, इट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी 1.6। तो मेरी वो डिस्टेंस कितनी है जिस तक वो कंप्रेस करेंगे हम, वो आएगी मेरी 1.6 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है बेटा। इस न्यूमेरिकल में क्या पूछ रखा हमसे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। द मास ऑफ अ पेंडुलम bob is 0.2 kg and it is suspended by a string 1 meter long. It is pulled aside until the thread is at 30 degree to the vertical. How much work done? The ball is now released. Then find the kinetic energy at the lowest point. ठीक है, तो टेक मुझे वैल्यू लेनी है जी की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या मुझे गिवन है बेटा, इसमें मुझे गिवन है कोई भी एक मास है, मास ऑफ ए पेंडुलम बॉब, ठीक है। कोई भी एक पेंडुलम है जिसपे मैंने मास कितने इसका लगाया है, मास मुझे मैंने लगाया 0.2 kg का, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है, कोई भी ये पेंडुलम है, ये मास मैंने कितने केजी का लगाया, 0.2 kg। कोई भी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की मुझे डिस्टेंस कितनी गिवन है, यहाँ पे स्ट्रिंग की मुझे लेंथ गिवन है 1 मीटर लॉन्ग, तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इट इज पुल्ड असाइड अंटिल द थ्रेड इज एट 30 डिग्री। ये पुल किया जब तक बेटा मेरा जो ये कितने डिग्री ना हुआ हो, 30 डिग्री टू द वर्टिकल। हाउ मच द वर्क इज डन एंड काइनेटिक एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ, अगर मैं इसे ऐसे करूं, ऐसे गई ये पोजीशन, ठीक है। अगर ये पोजीशन ये है बेटा ए, एक्सट्रीम पोजीशन बी, मैंने ये सी लिया और ये कोई ओ था, ठीक है पॉइंट। अब देखो बेटा यहाँ से क्या हुआ, सी है, तो अगर मैं ये रिलेशन निकालूं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है मेरा ओ सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ बी, वो क्या होगा, सॉरी ये क्या है बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा इसमें सी बी, तो बेस है मेरा ओ सी अपॉन ओ बी, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस एंड एंगल इज हियर 30 डिग्री। तो ओ सी कितना है बेटा, यहाँ पे ओ सी क्या हो जाएगा, ओ बी कोस 30, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब स्ट्रिंग की लेंथ तो 1 मीटर थी, तो यहाँ भी कितनी रहेगी 1 मीटर, तो ओ सी कितना होगा 1, और कोस 30 कितना होता है √3/2, तो ओ सी की लेंथ मेरी क्या हो जाएगी √3/2। इससे मैं करूंगी, ओ सी कितना होता है 1.744 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 0.866 मीटर। तो जो मेरी इतनी लेंथ है ये कितनी है बेटा 0.866 सेंटीमीटर। तो ये कितनी बची मेरी लेंथ, जो मेरी एक्सट्रीम पोजीशन तक वो गया, जिस हाइट तक ये वही तो हाइट है जिस हाइट तक ये मीन पोजीशन से ऊपर उठा, ठीक है। तो ये मेरी हाइट कितनी हो जाएगी, ये मेरी हाइट हो जाएगी ए सी विल बी ओ सी माइनस सॉरी ओ ए माइनस ओ सी, इट विल बी 1 माइनस 0.866 विल बी 0.134 मीटर। तो मेरी हाइट कितनी गई जिस तक ये ऊपर गया 0.134 मीटर। तो मेरी यहाँ पे वर्क डन क्या होता है बेटा mgh। मास मुझे गिवन है, मास मेरा गिवन है 0.2 kg, g की वैल्यू मुझे गिवन है 10, h की वैल्यू कितनी है 1.34। तो मेरे यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा
0.286 जूल। ठीक है, अब देखो बेटा वर्क डन मेरा 0.286, लोवेस्ट पॉइंट मेरा क्या होगा यहाँ पे, मीन। ठीक है, मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे जो मेरा टोटल वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ से मेरी काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगी, 0.286 जूल। ठीक है, तो आपसे इसमें सिंपली पूछा था, मास दिया था पेंडुलम का, उसके बाद मास दिया था, आपने सीधा वो गया मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, किस हाइट तक जाएगा बेटा, ये हाइट माइनस ये हाइट। ठीक है, ये हाइट मेरी आई थी 0.886 सेंटीमीटर, और तो यहाँ से 1 मीटर में से मैंने किया माइनस किया, तो मेरा क्या आई ये हाइट 0.134 मीटर। ठीक है, हाइट मेरी आ गई है 0.134 मीटर। हमें पता है वर्क डन क्या होता है, mgs। देन मैंने सिंपली मास की मुझे गिवन है, g की वैल्यू मुझे गिवन है, h की वैल्यू मुझे गिवन है, देन मैंने वर्क डन निकाला 0.286। ठीक है, और देखो एज मेरे लोवेस्ट पॉइंट पे जो मीन पोजीशन पे होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। देन वॉल ऑफ द वर्क डन विल बी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 0.286 जूल। ठीक है, मुझसे पूछा क्या गया था वर्क डन और यही काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है एक जो जिसमें मेरे लास्ट जो पुली वाली प्रॉब्लम थी वो भी यूज हो जाती है, और साथ में जो ये वाली आज कराया ये भी वर्क डन वाली भी साथ में आती है। तो ऐसे जो कोरिलेट होते हैं दो टॉपिक्स, तो उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे न्यूमेरिकल्स से पूछे जाए जिसमें कोरिलेट हो जाते हैं। इसमें आज हम करेंगे पुली वाला क्वेश्चन है, तो इसे हम कैसे करेंगे बेटा, जैसे इसमें मुझे गिवन है, आप न्यूमेरिकल देखिए पहले, 2 masses are released from their positions calculate the velocity with which the mass of 5 kg touches the surface if its initial height from the surface is 4 मीटर। तो मुझे फाइंड करना है इसमें, फाइंड and show the loss in kinetic energy is equals to loss in potential energy। और जी की वैल्यू मुझे गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें मुझे गिवन है बेटा कोई भी दो मास है, रिलीज्ड है किसी भी मेन पोजीशन पे, उनकी जो मेन पोजीशन है उस पर रिलीज है। ठीक है, तो इसमें आपको कैसा गिवन है, 5 kg, और सेकेंड मास मुझे गिवन है, ये गिवन है मुझे m1 है 5 kg, ये आपका साथ के साथ डायग्राम में गिवन है। m2 कितना गिवन है, 2 kg। ठीक है, ये हाइट मुझे गिवन है h1 इज इक्वल्स टू 4 मीटर, एक्सेलरेशन इसमें ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या करना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का लॉस सेम करना है। ठीक है, जो मेरा 5 kg वाला है वो कितना ऊपर है, 4 मीटर ऊपर है मेन पोजीशन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा मास मुझे गिवन है 5 kg, m2 मुझे गिवन है 2 kg, g मुझे गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पुली वाली प्रॉब्लम से हमने ए की वैल्यू निकाली थी, क्या आती थी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g, देन a विल बी 5 multiplied by 2, 5 plus 2 multiplied by 10, that is m1 minus m2 था यहाँ पे, तो 5 minus 2 3 by 7 multiplied by 10, it will be 4.28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पे, 4.28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो मुझे गिवन है वेलोसिटी विद विच 5 kg mass touches the ground is obtained from, ठीक है। अब देखो बेटा एकदम से जब ये रिलीज कर दी 4 मीटर ये ऊपर था, एकदम मैंने रिलीज किया तो वेलोसिटी किस वेलोसिटी से एकदम ग्राउंड पे आएगा। अब मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन मैंने निकाला 4.28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस में मुझे गिवन है, हाइट कितनी यहाँ पे 4 मीटर। वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो क्या मैं ऐसे निकाल सकती हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर कितना है यहाँ पे निकालना मुझे, तो 4.28, हाइट कितनी है 4, तो v स्क्वायर विल बी अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4.28 मल्टीप्लाई बाय 4। आप इसे कैलकुलेट करेंगे देन v विल बी 5.85 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की वैल्यू मेरी क्या है 5.85 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली देखो बेटा, इनिशियल बोथ आर रेस्ट, देयरफॉर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होगी 0, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे हाफ ऑफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ m1 प्लस m2 5 प्लस 2 v स्क्वायर 5.85 स्क्वायर। इट विल बी हाफ of 7 multiply by 5.85 का स्क्वायर। इफ यू विल कैलकुलेट दिस यू विल गेट 119.8 जूल, ठीक है। तो मेरा बेटा यहाँ पे गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, न्यूमेरिकल में आपको शो करना है गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल वाज 0 देन गेन इन काइनेटिक एनर्जी 119.8 जूल, ओके। अब देखो बेटा इनिशियल मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी m1g1h1 प्लस m2g2h2, ठीक है। तो मास कितना था m मल्टीप्लाई बाय 10, h1 कितनी थी मेरी 4 और दूसरी क्या थी 0 पे, तो 5 200 जूल, ओके। अब मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई यहाँ पे m1g1h1 प्लस m2g2h2, 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 80, ओके। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या है बेटा 80, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पहले क्या थी मेरी 200, बाद में क्या हुई 80, क्या है 120 जूल, ठीक है। और मेरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी थी मेरी 119.8 जूल, ठीक है। और मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या आई 120 जूल। अब मैं इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकती हूँ 120 जूल, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, यहाँ से मेरी आई है बेटा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये मुझे रिक्वायर्ड था, मुझे शो करना था। तो ये मेरा आज का लास्ट न्यूमेरिकल था। आज हमारा चैप्टर ये यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर शुरू करेंगे। आपका हाफ ऑफ द सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो आप इसके साथ जितना यूज टू रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।